नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। दोस्तों मैं विक्रम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, UGC नेट JRF प्रथम प्रश्न पत्र संप्रेषण, जिसको अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग संप्रेषण के क्रम में, चूँकि पिछले 2 क्लासेज हम लोग ने प्रैक्टिस सेट लगाया, उसी क्रम में हम लोग आज भी क्लास स्टार्ट करेंगे और आगे के क्वेश्चन सेट को कंप्लीट करेंगे और लगाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लगाएंगे। अलग अलग शब्द है, आप लोग को जो सुनने में अच्छा लगे वो समझ लीजिएगा। और हम लोग आज प्रैक्टिस सेट ये शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन पे जैसा कि दिखाई दे रहा होगा कि कक्षा में शिक्षक जब अपने शिक्षार्थी के साथ संप्रेषण करता है तब सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा है आपके सामने: उदासीन, सहानुभूति, तदनुभूति और संचयन। तो इसमें क्या होता है, तो तब दोस्तों तदनुभूति होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रभावी संप्रेषण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? बालक के साथ सामान्य भाषा में संप्रेषण करना चाहिए। अगला है कि बालकों को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। संप्रेषण केवल भाषा के द्वारा ही हो सकता है। और नेक्स्ट है शिक्षक प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सीखते हैं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा कि संप्रेषण केवल भाषा के द्वारा ही हो सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है कि शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है, विद्यार्थी वास्तव में है, और दिया है कि क्या उसे कहते हैं दोस्तों, तो वो होता है आपका डिकोड। कोई भी एक होता है दोस्तों डिकोड, आप लोग समझते ही हैं, तो उसे डिकोड कहते हैं। चलिए, तो ये तीसरे का ऑप्शन नंबर B सही है। अगला क्वेश्चन दे सकते हैं, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता शिक्षा जगत में है। 4 ऑप्शन दे रहा है नीचे कि शिक्षा की बढ़ती मांग को संतुष्ट करने तथा एक ज्ञान समृद्ध समाज का निर्माण करने को, शैक्षिक सामग्री को बोधगम्य रोचक बनाने को, शिक्षा के विभिन्न माध्यमों को सहयोग प्रदान करने को, और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो आवश्यकता है वहाँ पे ये उपरोक्त सभी है, जो ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये है आपका क्वेश्चन कि कक्षा में शिक्षा के संप्रेषण को कहते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है: अंतर्वैयक्तिक, फिर दे रहा है जनसंचार, अगला दे रहा है सामूहिक संप्रेषण, और नेक्स्ट है आपका आमने सामने संप्रेषण। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा इसमें से वो होगा आपका सामूहिक संप्रेषण। तो जो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, नहीं सॉरी, जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो आमने सामने का संप्रेषण होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा कि कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को क्या कहते हैं, तो आमने सामने संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कक्षा कथन और निष्कर्ष वाला है। ये ध्यान दीजिएगा, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कथन क्या दे रहा है कि कक्षा शिक्षण में मौखिक संप्रेषण होता है, और कारण शिक्षक को अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से पहुंचाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में उपयोगी नवीनतम उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा है कूट में, 4 ऑप्शन है। A सही है परंतु R गलत है, A गलत है परंतु R सही है, C में A और R दोनों सही है परंतु R A की ही व्याख्या नहीं है, और नेक्स्ट है A R दोनों सही है परंतु R A की सही ये सही है, सही मतलब व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो ये रहा कुछ पॉइंट्स। तो जो इसमें आपका ऑप्शन सही है वो होगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा कि A और R दोनों सही है परंतु R A की सही व्याख्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे D हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्ष में विचार संप्रेषण के स्तर को प्रभावित की जाती है या किया जाता है। तो कैसे? तो जलवायु द्वारा, प्रकाश द्वारा, उपलब्ध साधन व समय द्वारा, और उपरोक्त सभी। तो जिसके द्वारा किया जाता है वो होता है दोस्तों उपलब्ध साधन व समय द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में लंबे भाषण अधिक उपयोगी नहीं होते हैं क्योंकि इससे भय रहता है कि, 4 ऑप्शन दे रहा है, छात्र शारीरिक रूप से अनुपस्थिति हो जाए हैं, छात्र मानसिक रूप से अनुपस्थित हो जाएं, छात्र समझ ना सके और छात्र न सुन सके। तो इसमें जो होगा कि छात्र मानसिक रूप से अनुपस्थित हो जाए। तो ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक को प्रभावी संप्रेषण कला
में पारंगत होना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो कह सकते हैं कि हाँ। क्यों? क्योंकि अध्यापक को प्रभावी संप्रेषण कला में पारंगत होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो उसमें नहीं होगा तो फिर बच्चों को कैसे समझा पाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हाँ होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विचार ग्रहण बहुत कुछ निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दे रहे हैं। छात्रों की अवधान शक्ति पर, छात्रों की तत्परता पर, छात्र समझ न सके और छात्र न सुन सके। तो किस पे होगा? कि छात्रों की तत्परता पे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और देखिए वो क्या क्वेश्चन है कि कोल और चन, ध्यान दीजिएगा, कोल और चन मॉडल के अनुसार कक्षा शिक्षण के अवस्थाओं का सही अनुक्रम है। 4 ऑप्शन दे रहा है। संदेश का कूट लेखन, संदेश का निरूपण, संदेश संचरण, कूटवाचन एवं व्याख्या और प्रतिपुष्टि एवं मूल्यांकन। और इन्हीं ऑप्शन को बार बार आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बना दिया है। पूछा है कि सही अनुक्रम कौन सा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम में सबसे पहले संदेश का निरूपण होना चाहिए, फिर संदेश का कूट लेखन, उसके बाद संदेश संचरण और फिर कूटवाचन एवं व्याख्या, उसके बाद प्रतिपुष्टि एवं मूल्यांकन। तो जो आपका ऑप्शन सही होना चाहिए वो बी है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे 12 नंबर कि संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है परंतु वे उन्हें, ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दे रहा है कि संस्कृति विहीन होते हैं और महत्वहीन होते हैं, यथा तथ्य नहीं होते हैं और वरीयता नहीं दी जाती है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा कि वरीयता नहीं दी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप निम्नलिखित कदमों में से सबसे पहले किस पर विचार करेंगे। तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा। कौन कौन से? संप्रेषण के माध्यमों का चयन करना, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना, संप्रेषण के उद्देश्य निर्दिष्ट करना और संप्रेषण के लिए विभिन्न माध्यमों की पहचान करना। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा कि संप्रेषण के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, या 14 नंबर को देख सकते हैं कि एक कक्षा में शिक्षार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण कर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आंतरिक व बाह्य लाभ क्या कहलाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं शोर। शौर नहीं है, शोर। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संप्रेषण प्रभावित होता है। 4 ऑप्शन दे रहा है। कक्षा कक्ष स्थिति, मौसम की अनुकूलता या प्रतिकूलता, संप्रेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त साधन एवं समय और उपरोक्त सभी के द्वारा। तो दोस्तों जो यहाँ पे संप्रेषण प्रभावित है इन सभी के द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी द्वारा संप्रेषण प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है 16 नंबर, जो कूट वाला है, कूट भाषा वाला। तो ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषागत अवरोध है। ठीक है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। अर्थ की अस्पष्टता, पार संस्कृति संप्रेषण, उच्च या निम्न प्रसंग और सांकेतिक विभिन्नता। तो जो आपका ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सभी भाषागत अवरोध है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा कि ये सभी है। ठीक है। और भाषागत अवरोध में हम लोगों ने जब संप्रेषण अवरोध भाषागत पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इन सब का हमने चर्चा किया था। तो आप लोगों से एक बार कहना चाहेंगे कि जो हमारे नए दोस्त हमारी वीडियो देख रहे हैं, दोस्त बहन भाई बहन जो भी देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इसकी फुल क्लासेज देखनी हो तो हमने प्ले लिस्ट में एक प्ले लिस्ट बनाया है जहाँ पे लिखा है UGC नेट JRF फर्स्ट पेपर क्लास। ठीक है। और इस नाम से वहाँ पे प्ले लिस्ट है जिसमें आप लोगों को रेगुलर बेस पे क्लासेज चलती हैं फर्स्ट पेपर की। तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसके मूल क्लास को। और ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स 4-5 टॉपिक समाप्त किए जा चुके हैं आज तक में। तो आप लोग वहाँ पे, और परीक्षा की दृष्टि से जो हम लोग के सामने परीक्षा है इसकी दृष्टि से ही वो क्लास पढ़ाया जा रहा है, लेकिन किसी पक्ष को छोड़ा नहीं जाता है। ठीक है। सभी पक्षों पर बहुत अच्छे ढंग से बात किया जाता है। तो आप लोग चाहें तो वहाँ से मूल क्लास कर सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं क्लास का। और ये जो चीज़ें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी आप लोगों का कि ये कहाँ से कैसे और कैसे हो जाता है, भाषागत अवरोध क्या होता है, संप्रेषण प्रभावी अवरोध क्या होता है, इन सारी चीज़ों का। तो ठीक है। अगर समय हो आप लोग को तो पढ़ लीजिए, नहीं समय तो कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पे बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि प्रभावी संप्रेषण में निम्नलिखित में कौन भौतिक अवरोध है। ठीक है। 4 ऑप्शन दे रहा है। प्रतिस्पर्धा करते हुए उद्दीपन, पर्यावरणीय तनाव, व्यक्तिनिष्ठ तनाव और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे प्रेरित होकर हम
ऐसे सूचना पर ध्यान नहीं देते जो हमारी मान्यताओं एवं आदर्शों के कारण विरुद्ध हो, जिसके कारण संप्रेषण प्रक्रिया बाधित हो। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा है, अरुचि, पूर्वधारणा, मानसिक भ्रम और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होता है पूर्वधारणा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सूचना में जोड़ तोड़ करके उसको प्राप्तकर्ता के अनुकूल बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में मूल संदेश में छिपा अर्थ बदल जाता है। तो आपका 4 ऑप्शन दे रहा है, संज्ञानात्मक मतभेद, चयनात्मक धारणा, निष्पंदन और अनुभव क्षेत्र। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा निष्पंदन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार मीडिया समाज परिवर्तन की यंत्र शक्ति है। अब आ गया ये देखिए एक अलग तरह का क्वेश्चन आप लोगों के सामने कथन वाला, और हमने आप लोगों को कम से कम 3, 4 या 5 पत्रकारों लेखकों का नाम बोल के और आप लोगों को इसके बारे में उनकी परिभाषा लिखवाया था कि मीडिया के संदर्भ में किसने क्या कहा है। तो अगर हमारे जो दोस्त हमारी अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग से कहेंगे कि जो संप्रेषण का क्लास नंबर 4 है, आप लोग जाइए और उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। जिस क्लास का नाम हमने थंबनेल पे ही लिख दिया है, जनसंचार एवं मीडिया, तो वहाँ पे हमने कम से कम 4 या 5 ऐसे लेखक या पत्रकारों का नाम बताया है जिससे आप लोग उनकी परिभाषित किया है जिन्होंने मीडिया को। तो मीडिया समाज के संदर्भ में किसने क्या कहा है, क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन ऐसा जरूर ही आ जाता है। तो उसके अनुसार हम लोग 1 नंबर तो सीधे सीधे वहीं से मिल जाएगा, और 2 नंबर का होता है ना, तो 2 नंबर। तो और 2 नंबर कितना मायने रखता है नेट JRF में और नेट और असफलता में, आप लोग समझते ही हैं। चलिए, ये डरा नहीं रहे हैं दोस्तों, ये आप लोगों से मित्रवत बता रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और केवल इसी सब्जेक्ट किसी यही पाठ्यक्रम में नहीं, जितने भी पाठ्यक्रम हैं उसमें सब में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है किसी का कथन। चलिए, तो ये किसने कहा था कि मीडिया समाज परिवर्तन यंत्र शक्ति है, तो ये डेनिस मैकविल ने कहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीडिया का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है या कौन है। तो सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना और ये सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी हो जाएगा। मीडिया सर्वप्रथम कार्य है मीडिया का, तो क्या है, तो जनमानस तक सूचनाओं को उपलब्ध कराना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा सीधे सीधे। बाकी लोगों को शिक्षित करना, भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करना, विचार विमर्श को लोगों को मंत्र उपलब्ध कराना। लेकिन जो सबसे देखिए, अब अगर आप लोगों के सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया कि सर्वप्रथम कौन सा कार्य है, तो मतलब वहाँ पूछ रहा है, देखिए यहाँ तो लोगों को शिक्षित करना, भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करना, विचार विमर्श उपलब्ध को मंत्र को उपलब्ध कराना, ये सारी चीज़ें हैं मीडिया का कार्य। लेकिन सर्वप्रथम या पहला उसकी प्राथमिकता या प्रायोरिटी पूछ दे रहा है आप लोगों से, तो जो सबसे उचित हम लोगों का ऑप्शन होगा उसको देना होगा। तो सबसे उचित क्या है कि जनमानस तक सूचनाओं को उपलब्ध कराना। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंग हैं, 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं वो कौन कौन से है, आकाशवाणी, दूरभाष, दूरदर्शन और ये सभी। तो ये दोस्तों ये सभी उसके अंग हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन है कि मीडिया के अंतर्गत इंटरनेट ने लोगों को वह सामर्थ्य दी है कि वे खुद इस दुनिया में अपने लिए बोलें। अगला है, इसका कारण इंटरनेट ने सूचना और विषय वस्तु के साथ एक सृजनात्मक संबंध भी की दशा दिखाई है। तो यहाँ पे यहाँ पे कूट में आंसर दे रहा है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है ए सही है आर गलत है, और अगला है ए गलत है आर सही है। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा कि ए और आर ये तो दोनों सही है, लेकिन आर जो है ये ए की सही व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आर ए की सही व्याख्या है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंच गए ऐसे ही सॉल्व करते करते। तो 25 नंबर को देखते हैं कि मीडिया की सीमाएं हैं, 4 ऑप्शन दे रहा है। मीडिया अति करता है, मीडिया मेन निकालता है, मीडिया ने आर्थिक उथल पुथल पैदा की है, और अगला है उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समाज में हारर दृष्टिकोण पैदा करता है। तो कौन पैदा करता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ए बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये दोनों करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है मीडिया के प्रति भारतीय समाज की विशेषता है, तो क्या है? समाज मीडिया उन्मुख है, मीडिया का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में है, मीडिया का प्रभाव शहरी क्षेत्रों में है और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सभी क्षेत्रों में ही है उसका प्रभाव मीडिया का, तो उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि केवल वे शिक्षक ही प्रभावी ढंग से विचार संचार कर सकते हैं जिनके पास समृद्ध तथा पांडित्यपूर्ण भाषा का भंडार होता है। क्या यह सत्य है? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कैसे कि केवल वे शिक्षक ही प्रभावी ढंग से विचार संचार कर सकते हैं जिनके पास समृद्ध तथा पांडित्यपूर्ण भाषा का भंडार होता है। क्या यह सत्य है? तो नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा में विचार संप्रेषण निर्भर करता है, तो अध्यापक की भाषा कला पर, विषय की कठिनाई पर, छात्रों की योग्यता पर और कक्षा की अंतःक्रियाओं पर। तो किस पे? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कक्षा की अंतःक्रियाओं पर। नेक्स्ट है कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है कि यह होगा तो क्या ऑप्शन होगा? प्रभावी, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और चयनात्मक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो संज्ञानात्मक होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है? 4 ऑप्शन दे रहा है, इन्फोटेनमेंट, एजुटेनमेंट, मनोरंजन और ज्ञानोदय। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, तो कौन सा सही होगा? तो एजुटेनमेंट होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्रों में संप्रेषण कला का विकास करना चाहिए, इससे छात्र में होगा। 4 ऑप्शन दे रहा है, अधिगम का विकास, विचाराभिव्यक्ति क्षमता का विकास, बात को समझने की शक्ति का विकास और बात काटकर अपनी बात कहने की क्षमता का विकास। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा विचाराभिव्यक्ति क्षमता का विकास, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? तो 4 ऑप्शन दे रहा है, क्या उभर कर आना चाहिए? तो तर्क वितर्क, सूचना, विचार और विवाद। तो जो उभर कर आना चाहिए वो होगा आपका विचार, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में विचार संप्रेषण को उद्देश्यनिष्ठ बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह 4 ऑप्शन दे रहा है, क्या? पहले छात्र को तत्पर करे, विषय वस्तु को खूब पढ़े, पहले स्वयं को तैयार करे और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कक्षा में विचार संप्रेषण को उद्देश्यनिष्ठ बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विषय वस्तु को खूब पढ़े, इससे नहीं वो संप्रेषण अच्छा कर पाएगा, और पहले स्वयं को तैयार करे, पहले छात्रों को तत्पर करे। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा कि इनमें से कोई नहीं। अगला जो है कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए शिक्षक केंद्रित, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो जो होना चाहिए वो होना चाहिए छात्र केंद्रित, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देता, उनका कक्षा में विचार संप्रेषण होता है, सफलतापूर्वक चलता है, सफलतापूर्वक नहीं चलता है, छात्रों द्वारा बाधित होता है, अध्यापक द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सफलतापूर्वक नहीं चलता है। अभी अगर हम मान लीजिए 1 में पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को मैसेज करने का मौका ना दे, क्वेश्चन पूछने का अगर ना दे मौका, तो फिर वो दोस्तों सफलतापूर्वक क्लास नहीं चल सकती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए। और अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख सकते हैं 37 नंबर की, अध्यापक के लिए पढ़ाना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है कि छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, ये तो सीधे सीधे समझ सकते हैं कि ये हम लोग इस कथन से पूर्ण सहमत है भैया, क्योंकि हमें तो आंसर चाहिए ही अगर हम लोग क्लास कर रहे हैं आपकी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नहीं भी दे तब भी मार्क खाइए कि भैया हम गलत करेंगे, पर हम तो अपना पक्ष का बात रखेंगे ही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पैराफ्रेजिंग के लाभ हैं? 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोग के सामने कि विद्यार्थियों द्वारा किए गए अधिगम की सूचना इसके माध्यम से मिलती है, इसमें किसी भी विषय को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है या नहीं का पता चलता है, इसमें वृद्धि विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति, सृजनशीलता आदि में वृद्धि होती है। और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा ये दोस्तों तीनों सही है। पैराफ्रेजिंग के लाभ हैं तो तीनों हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है कि 39 नंबर कि
पैराफ्रेजिंग में किसी भी विषय का दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं का पता चलता है। और नेक्स्ट है, इसका तर्क क्या दे रहा है कि एक ही बात को भिन्न शब्दों में दोबारा कहना पैराफ्रेजिंग कहलाता है। तो इसमें से कौन सा आपका नीचे दिया गया है कि सही विकल्प का चयन करना है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये चयन करना है हम लोग का। तो दे रहा है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। और नेक्स्ट है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या है नहीं है दोस्तों होगा। देखिए एक में क्या किया है ना, हाँ देखिए दिया है कि लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। और अगला है कि ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। तो ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 40 नंबर की संचार ऐसा हो जो वर्तमान परिस्थिति में संबंध रखता हो कहलाता है। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, विषय वस्तु, संदर्भ, संगतता और विश्वसनीयता। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा संदर्भ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्यान न देना किस प्रकार का अवरोध है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, भाषागत, दृष्टिकोणात्मक और संगठनात्मक और व्यक्तिगत। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, विचार संप्रेषण को उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन दे रहा है, सरल भाषा की, क्लिष्ट भाषा की, समुचित भाषा की और विदेशी भाषा की। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा समुचित भाषा की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो क्या है, तो वो होता है अच्छी भाषा, श्रव्य दृश्य साधन, जोर जोर से बोलना। और नेक्स्ट जो है वो है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा श्रव्य दृश्य साधन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि प्रभावी संप्रेषण में संगठनात्मक अवरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रभावी संप्रेषण के संदर्भ में कौन से विचार हैं। नियमों के अत्यधिक जटिल होने के कारण संप्रेषण प्रभाव में बाधा उत्पन्न होती है। प्रेरणा का अभाव अधीनस्थों को संप्रेषण के प्रति उदासीन बनाता है। लक्ष्य संबंधी विवाद संगठनात्मक अवरोध नहीं है। और अधीनस्थों की सुरक्षा संवाद शैली के कारण कभी कभी मूल संवाद का अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, कूट में आंसर दे रहा है। तो इसमें से कौन सा आपका प्रभावी संप्रेषण के संदर्भ में सही है संगठनात्मक अवरोध के संदर्भ में कथन। तो इसमें जो होगा पहला हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा और जो नेक्स्ट होगा 4 नंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संप्रेषण के अवरोधों को दूर करने के उपाय हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, उचित संप्रेषण माध्यम का प्रयोग, समुचित भाषा का प्रयोग, संप्रेषण धारा द्विमार्गी होना चाहिए और उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रभावी संचारण में अवरोधक नहीं है। 4 ऑप्शन दे रहा है, अशुद्ध भाषा, दोषयुक्त रूपांतरण, विभिन्न मूल्यांकन और पुनर्निवेश एवं अर्थ का सिद्धांत। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा पुनर्निवेश एवं अर्थ का सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लीजिए आप लोग के सामने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 47 नंबर कि संप्रेषण के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करने के उपाय हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, संप्रेषण विश्वासजन्य होना चाहिए, संप्रेषण में प्रत्यक्ष सूचना सही नहीं मानी जाती है, संप्रेषण की भाषा शैली कठिन नहीं होनी चाहिए, अत्यास्थित संप्रेषण सूचना को व्यवस्थित में नहीं पहुंचाता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है और यहाँ पे दे रहा है क्या कि सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहला सही है, संप्रेषण विश्वासजन्य होना चाहिए। जो बातचीत हो रही है उस पर भाई पकड़ होनी चाहिए, विश्वासजन्य होनी चाहिए, नहीं कि झूठ मूठ का अफवाह फैला दे। ठीक है, और अगला है संप्रेषण की भाषा शैली कठिन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो हम लोग बात आप लोगों से कर रहे हैं, अब हम बहुत टफ यूज शब्द को यूज करें और आप लोगों को वो चीज़ें समझ में ना आए, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट है सही है जो कि अगला जो है कि अत्यधिक अत्यास्थित संप्रेषण सूचना को व्यवस्थित क्रम में नहीं पहुंचाता है। तो ये चारों ऑप्शन सही है। तो 1, 3, 4 तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीडिया शब्द किस लैटिन भाषा के शब्द से निकला है। तो ये मीडियम से निकला है, ये तो हम बताए ही थे स्टार्टिंग में ही। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है, मीडिया का उद्देश्य होता है। तो मीडिया का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना और ये सभी। तो दोस्तों ये सही भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट है, भारत में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है। तो दोस्तों मीडिया को माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज की हम लोग की क्लास।
तो जो दोस्त हमारी इस वीडियो पे नए हैं तो उनसे एक बार हम कहना चाहेंगे कि दोस्त अगर आप लोगों को अगर इसकी फुल क्लासेज करनी है तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे लिखा है यूजीसी नेट JRF फर्स्ट पेपर क्लास करके, तो वहाँ पे सारा क्लास एक लाइन से, जैसे शिक्षण अधिगम, शोधाभिवृत्ति, बोध और उसके बाद संप्रेषण, और आपको ऑलरेडी यूनिट 5 में जो गणितीय तर्क वाला है उसका राजेश सर क्लास ले रहे हैं। तो ये सारी क्लासेज डाल दी गई है और आगामी दिनों में आप लोगों को सारे क्लासेज प्रोवाइड हो जाएंगे। आप लोग इकट्ठे एक मतलब क्रमवार जुड़ जाइए और क्लास करते रहिए और प्रैक्टिस सेट का भी मज़ा लेते रहिए। तो जो दोस्त नए हैं उनसे कहेंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और पुराने दोस्त हैं उन लोगों सबसे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर लाइक कर दीजिए, और फिर तीसरा नंबर पर जो आता है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उनसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कराइए दोस्तों। तो ऐसे ही जुड़े रहिए दोस्तों हिंदी साहित्य वाले के साथ, और अपने जो काम की चीज़ है उसको पढ़ते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही हिंदी साहित्य वाले के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो, नए उमंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।